नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम सच्ची और भयानक कहानियों की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। यहां आप सुनेंगे उन डरावनी कहानियों को जो लोगों के साथ सच में घटी हैं और जो आपको रातों को जागने पर मजबूर कर देंगी। आइए साथ मिलकर डर और रहस्य की इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाना बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था, जब मैं सिर्फ 20 साल का था। तभी से मैं अपने मामा जी का ट्रक चलाने लगा था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वह तब की है जब मैं 30 साल का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उस घटना के बाद से मैंने जीवन में कभी भी ट्रक चलाते वक्त शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। यह घटना तब की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं थी, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाओं को लाने और ले जाने में लगा रखी थी, इसलिए मुझे लॉकडाउन के दौरान भी गाड़ी चलानी पड़ रही थी। उस दिन मैंने ट्रक में हैदराबाद से सामान लोड किया, जिसे मुझे मुंबई पहुंचाना था। दोपहर के 3 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था और शाम के लगभग 5 बजे मैंने थोड़ा आराम करने के बाद ट्रक लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मुझे यह सामान अगले दिन शाम तक मुंबई पहुंचाना था, इसलिए मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन के समय मास्क लगाना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने ट्रक स्टार्ट करने से पहले ही मास्क लगा लिया था। मैं लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था और धीरे धीरे दिन ढलने के साथ चारों तरफ अंधेरा छा गया। सड़क पर सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं किसी तरह अगले दिन शाम से पहले मुंबई पहुंच जाऊं, तो मुझे ज्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने फैसला किया कि अगर रास्ते में कोई शॉर्टकट दिखता है तो मैं उसे अपनाकर जल्दी मुंबई पहुंचने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर कहीं रुककर हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं ट्रक चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे या चाय की दुकान की तलाश करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे याद आया कि यह तो लॉकडाउन का समय है और इस समय मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलने वाली जहां बैठकर मैं चाय पी सकूं। फिर मैंने खुद से कहा, राजेश, तू भी कितना भोला है। लॉकडाउन के समय तुझे कहां चाय की दुकान मिलेगी। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक हाईवे पर कुछ दूर एक रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मालूम हुआ कि वह एक चाय की टपरी थी और वहां एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ था। हमारे राजस्थान में छोटी और अस्थायी दुकान को टपरी ही कहा जाता है। मैंने उस बुजुर्ग के पास जाकर ट्रक रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा, चाय मिलेगी क्या? उसने कहा, सब कुछ मिलेगा। आप ट्रक से नीचे तो उतरिए या सब कुछ वहीं लेंगे। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर मुझे चाय पीनी थी, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया और उससे एक चाय बनाने को कहा। उस आदमी से चाय बनवाने के बाद मैंने ट्रक से अपनी पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा तरोताजा महसूस कर सकूं। थोड़ी ही देर में उसने चाय बनाकर मुझे दे दी, लेकिन चाय का स्वाद कुछ अजीब था। मैंने उससे पूछा, इस चाय का स्वाद ऐसा क्यों है? उसने कहा, साहब, यह चाय भैंस के दूध की नहीं है। लॉकडाउन के समय दूध की सभी दुकानें बंद हैं और मेरे घर में सिर्फ कुछ बकरियां हैं। मैं उन्हीं का दूध निकालकर यहाँ लाता हूँ और चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी बकरी के दूध की चाय नहीं पी होगी, इसलिए इसका स्वाद आपको अजीब लग रहा है। मैंने उससे पूछा, लॉकडाउन के समय तुमने यह दुकान खोल रखी है, पुलिस वगैरह आती है तो तुम्हें कुछ कहती नहीं है? इस पर उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पुलिस तो क्या, हमारा तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी और वह मुस्कुराते हुए मुझे घूर भी रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए चाय पीनी शुरू की। मुझे लगा कि यह बुजुर्ग थोड़ा सनकी है।
जब मैंने उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए उतरा था तो मैंने अपना ट्रक चालू ही छोड़ दिया था, लेकिन अचानक मेरा ट्रक बंद हो गया। मुझे लगा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा ट्रक नया था और वह ऐसे ही अपने आप कभी भी बंद नहीं होता था जब तक कि मैं खुद उसे चाबी से बंद न करूं। फिर मुझे लगा कि शायद ट्रक सर्विस मोड पर आ गया है, इसलिए अपने आप बंद हो गया। मैं इस बात को नजरअंदाज करके चाय पीने लगा, लेकिन पीते समय चाय का स्वाद और भी अजीब लग रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो मैंने पहले भी कई बार बकरी के दूध की चाय पी है, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आया जैसा कि आज इस बुजुर्ग की चाय का था। तभी चाय पीते वक्त मेरी नजर उस बुजुर्ग की टपरी के पास से जा रहे एक रास्ते पर गई। मुझे लगा कि यह शायद कोई शॉर्टकट रास्ता है। मैंने उस आदमी से पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? उस आदमी ने फिर से उस अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जहां जाना चाहते हो यह रास्ता तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। तो मैंने उस आदमी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह रास्ता मुझे वहां पहुंचा देगा जहां मुझे जाना है? इस पर वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर नीचे किए बैठा रहा। मैंने फिर से उससे पूछा, अच्छा यह तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी? इस पर उसने सिर झुकाए हुए ही कहा, 100 किलोमीटर की दूरी। अभी मैं उससे कुछ और पूछने ही वाला था कि वह आदमी अचानक अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो देखा कि उसका एक हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इस पर उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी जब मैंने उस आदमी को देखा तो उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। वह बुढ़ा मुझे पहले से ही थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी न जाने क्यों उसकी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार बार उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था और मेरा मन बार बार उसी रास्ते से चलने को कर रहा था। अंत में हुआ भी यही, मैं उस शॉर्टकट रास्ते से ही मुंबई की तरफ निकल पड़ा। अब चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। जब मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी मुझे अचानक याद आया कि मैंने उस आदमी को चाय के पैसे तो दिए ही नहीं, लेकिन अब मैं वहां से काफी आगे आ चुका था, इसलिए वापस जाना ठीक नहीं समझा। मुझे अजीब बात यह लगी कि उस आदमी ने भी मुझसे चाय के पैसे नहीं मांगे। खैर, अब इन सब बातों को नजरअंदाज करके मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन मुझे उस रास्ते पर सबसे अजीब बात यह लगी कि जब मैं हाईवे से आ रहा था तो दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे वे हरे भरे थे, मगर इस रास्ते के किनारे के पेड़ पौधे सूखे हुए थे, उन पर एक भी हरी पत्ती नहीं थी। मैंने सोचा, कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले जिस हाईवे पर हरियाली थी वहां से थोड़ी ही दूर पर इतना सूखा कैसे हो सकता है? पर मुझे जल्दी से मुंबई पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे। लगभग हर 1-2 किलोमीटर पर स्पीड ब्रेकर आ ही रहा था। मैंने सोचा, इस रफ्तार से तो शायद मैं समय पर मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा, पर अब मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मैं उस रास्ते पर काफी आगे आ चुका था, इसलिए चलते रहना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद ट्रक चलाते हुए मुझे महसूस होने लगा कि जैसे ट्रक को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। ऐसा अमूमन तब होता है जब ट्रक में पीछे की तरफ कुछ बहुत ज्यादा भारी सामान लोड किया हुआ हो, लेकिन आज ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी ट्रक इतना पावर क्यों ले रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत भारी सामान लोड किया हुआ हो? बार बार मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि ट्रक को चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने ट्रक को रोककर एक बार चेक करने की सोची। लेकिन रोकने से पहले सामने के रास्ते का मंजर देखकर मेरा ट्रक रोकने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही उबड़-खाबड़ और डरावना लग रहा था। वैसे तो मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन आखिरकार मैं भी इंसान ही हूँ। ट्रक चलाते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था कि कहीं कोई अच्छी सी जगह दिख जाए या फिर कोई इंसान दिख जाए
तो मैं ट्रक रोककर इसे चेक कर लूंगा और उस इंसान से पूछ भी लूंगा कि रास्ता इतना वीरान और सूखा क्यों है और यह मुझे मुंबई कब तक पहुंचा देगा। बस मेरे यह सोचने की देर थी और मुझे रास्ते पर आगे एक औरत सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर चलती हुई दिखी। उसे देखकर मैंने सोचा, इतनी रात को यह औरत लकड़ियों का गट्ठर लेकर कहां जा रही है। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बजे रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर भी मैंने उसके पास जाकर अपनी ट्रक को रोक दिया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वह औरत देखने में काफी जवान और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने घूंघट निकाल रखा था। मेरे ट्रक के रुकते ही वह औरत भी वहीं पर रुक गई। मैंने उससे पूछा, यह रास्ता कितना लंबा और है, लेकिन शायद ट्रक के इंजन की आवाज में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने नीचे उतरकर ही उससे बात करने का सोचा। मैंने ट्रक को चालू छोड़कर केबिन से नीचे उतर गया और उसके पास गया। जैसे ही मैं उस औरत की तरफ बढ़ने लगा, उसने अपने लकड़ियों के गट्ठर से अपनी दांतली निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। यह देखकर मैं बहुत डर गया। मैंने उससे कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूँ और आपसे रास्ता पूछने के लिए ही नीचे उतरा हूँ, आप मुझे गलत ना समझे। इस पर वह औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने अपनी दांतली को नीचे कर लिया। दरअसल दांतली हमारे राजस्थान में एक प्रकार का औजार है, जिसका इस्तेमाल लकड़ी या अन्य चीजों को काटने के लिए किया जाता है। अभी मैं उससे कुछ और पूछने ही वाला था कि उसने अपना घूंघट ऊपर किया और उसके घूंघट ऊपर करते ही मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या यह रास्ता आगे जाकर ठीक होगा या ऐसे ही उबड़ खाबड़ रहेगा। उसने कहा, नहीं, यह आगे जाकर अच्छा रास्ता है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह जितनी खूबसूरत दिख रही थी, उसकी आवाज उतनी ही बदसूरत या यूं कहें मर्दों की तरह थी। जब वह बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत नहीं बल्कि कोई लड़का बोल रहा हो, लेकिन मेरा ध्यान उसकी आवाज से ज्यादा उसकी खूबसूरती पर जा रहा था। इसलिए मैंने उससे पूछा, आप इतनी रात को कहां जा रही हो, और वह भी इन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर। उसने जवाब दिया, लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, तो दिन के समय बाहर जाकर लकड़ियां ला नहीं सकते, इसलिए मैं रात के समय ही लकड़ियां लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारे घर पर लकड़ियों से ही खाना बनता है। मैंने सोचा, हो सकता है यह औरत सच बोल रही हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन में माहौल भी ऐसा ही था। तभी अचानक मेरा ट्रक अपने आप ही बंद हो गया। जब तक ट्रक चालू था तब तक तो सड़क पर हेडलाइट की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रक बंद हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब जैसे ही उस अंधेरे में मैंने अपनी नजर उस औरत की तरफ घुमाई, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में वह औरत बेहद खूबसूरत और जवान दिख रही थी, लेकिन अंधेरा होते ही वह औरत उतनी ही बदसूरत और बूढ़ी नजर आने लगी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ था और उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे। यह मंजर देखकर मैं थरथर कांपने लगा और पसीने से पूरा भीग गया। मेरी यह हालत देखकर वह औरत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। जैसे जैसे वह मुस्कुरा रही थी, वैसे वैसे उसके होठों से खून टपकने लगा। यह सब देखकर मैं जैसे पत्थर की तरह जम गया था। मैं हिलना और चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे पैर तो जैसे किसी ने फेविक्विक से चिपका दिए हों। उस औरत और मेरे बीच सिर्फ 2 कदमों का फासला था। अब वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार दोगुनी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। वह औरत अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी और उसके अंदर से घर घर की आवाज आ रही थी। उसके होठों से खून की बूंदें टपक रही थी, जैसे उसने अभी अभी किसी का खून पिया हो। उसकी मुस्कान बिल्कुल उस बूढ़े की तरह थी जिसने शाम के वक्त उस टपरी पर मुझे चाय पिलाई थी और शॉर्टकट रास्ता दिखाया था। वह औरत उसी बूढ़े की तरह मुझे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने ऊपर रखा गट्ठर फेंक दिया। जब मैंने उस गट्ठर की तरफ देखा तो मेरी तो घिघी बंध गई। वह कोई लकड़ियों का गट्ठर नहीं था, बल्कि इंसान की हड्डियों का गट्ठर था, जिसमें कई इंसानी कंकाल थे। यह देखकर मैं डर के मारे जैसे आसमान पर था। अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं और बुरी तरह फंस चुका हूं।
यह औरत अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस गट्ठर को देखकर मैंने सोचा कि इन लोगों को भी इस औरत ने मार डाला होगा और ये उन्हीं के कंकाल हैं। आज के बाद इसमें मेरा कंकाल भी शामिल हो जाएगा। अब वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराने के साथ साथ हंसने भी लगी। तभी अचानक वहां अंधेरे से एक आदमी आया। उस आदमी को आता देख मुझे अपनी जान बचने की उम्मीद जागी। मुझे लगा कि वह आदमी आकर मुझे इस औरत के चंगुल से छुड़ा लेगा, लेकिन जैसे ही वह आदमी करीब आया, उसका चेहरा देखकर मेरे मरने की संभावना और बढ़ गई, क्योंकि वह वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे उस टपरी पर चाय पिलाई थी। वह बूढ़ा मेरे नजदीक आकर बोला, क्यों ड्राइवर बाबू, बिना पैसे दिए ही चले आए? चाय के पैसे कौन देगा? मैं उन दोनों से कहना चाहता था कि तुम अपने चाय के पैसे ले लो, पर मेरी जान बख्श दो, लेकिन मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उस चुड़ैल औरत ने मेरे सीने पर लात मारी और मैं धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। अब मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं उठकर भागना ही चाहता था कि तभी वह चुड़ैल औरत अचानक से उछलकर मेरे सीने पर बैठ गई। उसने मुझे मारने के लिए अपने हाथ में दांतली ले रखी थी। वह उस दांतली से मेरे ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी मेरा फोन बज उठा। फोन के बजते ही वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने कानों को दबाने लगी, जैसे उसे मेरे फोन की आवाज से बहुत तकलीफ हो रही हो। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे फोन की घंटी में हनुमान चालीसा बज रही थी। हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर वह चुड़ैल मुझ पर वार नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा, अगर मैं फोन उठाकर यह घंटी बंद कर दूंगा तो यह चुड़ैल मुझ पर फिर से हावी हो जाएगी। इसलिए मैंने फोन ना उठाने का फैसला किया। लेकिन फोन कुछ देर बाद कट गया और घंटी बजना बंद हो गई। जैसे ही घंटी बंद हुई, वह चुड़ैल फिर से मुझ पर वार करने ही वाली थी कि तभी फिर से फोन बज उठा और हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगी। इसी समय अचानक से मेरा ट्रक अपने आप ही चालू हो गया और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी जल उठी। उजाला होते ही वह चुड़ैल और वह बूढ़ा गायब हो गए। फोन में हनुमान चालीसा अभी भी बज रही थी। कोई तो था जो बार बार मुझे फोन कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी जान बची थी। अब मुझे समझ आ चुका था कि अगर मुझे इस चुड़ैल और बूढ़े आदमी के चंगुल से बचना है तो हनुमान चालीसा ही मेरा सहारा है। मैं तुरंत उठा, ट्रक के केबिन में चढ़ा और म्यूजिक सिस्टम में फुल आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। फिर ट्रक को फुल स्पीड में वहां से दौड़ा लिया। हनुमान चालीसा की आवाज के साथ मुझे पीछे से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई चिल्ला रहा हो, लेकिन मैंने उन सभी आवाजों को नजरअंदाज किया और ट्रक चलाता रहा। ट्रक चलाते वक्त मैंने सोचा, आखिर किसका फोन आया होगा जिसकी वजह से मेरी जान बची। मैं देखना चाहता था कि कौन है जिसने मेरी जान बचाई, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि चुड़ैल और बूढ़ा शायद अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपना ध्यान सिर्फ ट्रक चलाने पर लगाना चाहिए। जब मैं मुंबई में प्रवेश कर जाऊंगा और कोई रिहायशी इलाका आ जाएगा, तभी ट्रक रोककर फोन देखूंगा। जब मैंने मुंबई के रिहायशी इलाके में प्रवेश कर लिया और मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, तब मैंने सड़क किनारे ट्रक रोका और फोन चेक किया। फोन चेक करने पर पता चला कि वह कॉल मेरी पत्नी की थी। तब मैंने सोचा, शायद उसे चिंता हो रही होगी कि मैंने इतने सारे कॉल्स के बावजूद फोन क्यों नहीं उठाया। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल बैक किया। जब मैंने अपनी पत्नी की बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी ने कहा, आपकी बेटी बार बार आपसे बात करने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि मुझे अभी पापा से बात कराओ, इसलिए मैं बार बार आपको कॉल कर रही थी, लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। दरअसल कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी एक नन्ही सी बेटी है। तब मैंने सोचा कि आज मेरी बेटी की वजह से मेरी जान बच गई। अगर वह मुझसे बात करने की जिद न करती और फोन न करती तो आज मैं मर चुका होता। इसलिए आपसे विनती है कि बेटियों को बोझ न समझें। बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। उस दिन के बाद जब भी मैं माल की डिलीवरी के लिए ट्रक लेकर कहीं बाहर जाता हूं और अगर मेरी बेटी का फोन आता है तो काम छोड़कर पहले अपनी बेटी से बात करता हूं। आखिर यह जीवनदान मुझे मेरी बेटी की वजह से ही मिला है। उस दिन के बाद मैंने शॉर्टकट रास्ते अपनाना भी छोड़ दिया। जब मैंने उस शॉर्टकट रास्ते और चाय की टपरी की बात अपने साथ वाले ड्राइवरों को बताई
तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले एक बाप और बेटी उस टपरी को चलाते थे। लेकिन एक दिन शायद कोई ट्रक वाला शराब पीकर ट्रक चला रहा था और उसने उनकी टपरी को टक्कर मार दी। उस टक्कर में वह बाप बेटी भी मारे गए। तभी से वह बाप बेटी ट्रक वालों को रोककर वहां चाय पिलाते हैं और शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए गुमराह करते हैं ताकि अपनी मौत का बदला ले सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। फिलहाल मैं चलता हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।